पहले ईरान ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की, तो जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक की तो उसमें कौन मारे गए थे? यही सेपरेटिस्ट थे। ये क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उनका सिस्टम पे भरोसा नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, अमल दरामद शुरू हो चुका है। लाहौर कलंदर्स एक प्रॉपर चैंपियन टीम आपको नजर आई। न्यूयॉर्क में बहुत प्रोग्रेसिव लोग भी हैं, लोगों के वीजे निकाले जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। दहशतगर्दों का सरहद पार बुज़दिलाना वार। ईरानी सूबे सीस्तान में 8 पाकिस्तानी मजदूरों को हाथ पैर बांध कर कत्ल किया गया। वाकया इंतहाई अफसोसनाक और पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क सलामती का है। ईरानी हुक्काम को दहशतगर्दों के खिलाफ अमलन कार्रवाई दिखाना होगी। वजीर आजम का भी ईरानी हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कराची में ट्रैफिक हादसात का मामला अनारकी की सूरत इख्तियार कर रहा है। मुश्तिल अफराद ने डंपर्स के बाद गाड़ियों को जलाना शुरू कर दिया। गुलशन में पेश आने वाले वाकया इंतबाह है, लावा पक रहा है, कहीं आतिशफशा फट न पड़े। क्या हुकूमत को हालात की संगीनी का अंदाजा है? पीएसएल में लाहौर कलंदर्स का पहला मैच हारने के बाद जबरदस्त कमबैक। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के हर शोबे में चारों शाने चेक कर दिया। पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 इस्लामाबाद यूनाइटेड आज पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। गर्मी का नरमी से इनकार, सूरज आग बरसाने को तैयार, शहरी हो जाएं होशियार। महकमा मौसमियात ने 14 से 19 अप्रैल के दौरान मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव की पेशगोई कर दी है, जबकि सिंध के अक्सर मकामात पर दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। रबा माह के आखिर में कराची में भी हीट वेव आ सकती है। और देसी खातून की परदेश में मुश्किलात की कहानी। फिल्म मेकर आयजा फातिमा की जुबानी। पाकिस्तानी फिल्म मेकर की अमरीकी दुनिया भर की फिल्म मेलों में धूम मचाने के बाद 18 अप्रैल को पाकिस्तान आ रही है। फिल्म के हिदायतकार अदाकारा से करवाएंगे आज मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। दुनिया बोल है में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मेरे साथ हैं सैयद फैसल करीम। हफ्ते का है पहला दिन, ऐसे में आपको ढेर सारी खुशामदीद और उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा। ओवर द वीकेंड बहुत सारे मामलात हुए। पीएसएल तो खैर चल ही रहा है, अब उसमें पिंडी में लोग आते हैं, कराची में क्यों नहीं आते, ये भी सवाल उठाएंगे। इसके साथ साथ ज़बरदस्त मैचेस का भी सिलसिला जारी है, लेकिन शहर कराची में जो सूरत हाल पैदा होती जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा मामलात जो है वो बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। हीरो पाकिस्तानी से भी आपकी आज मुलाकात कराएंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आज हमने सोचा कि पॉलिटिकल राउंड अप से आगाज़ करते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ ही अमेरिकी कांग्रेस के वक्त की आर्मी चीफ नासिर मुनीर से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तानी कौम की साबित कदमी और उसकी स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल की तारीफ की है। बिल्कुल, और ऐसे वक्त में ईरानी सरजमीन पर पाकिस्तानी मजदूरों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। ईरानी सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों ने मजदूरी करने गए 8 पाकिस्तानियों को हाथ पांव बांध कर शहीद कर दिया है। फैसल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और ईरानी हुकूमत से ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया है। जबकि शहीद होने वालों में दिलशाद हैं और उनका बेटा नईम है, उनका भतीजा जाफ़र है, दानिश है और नासिर भी शामिल हैं। ये इतनी अफसोसनाक ये सूरत हाल है कि इस पे मजम्मत होनी चाहिए, इस पे जो मामलात हैं उनको अब देखना चाहिए। और दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये तमाम के तमाम तर जो लोग थे ये मजदूरी करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। तो इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम वैसे तो सुबह का आगाज़ इतनी अलमनाक खबर के साथ नहीं करना चाहते, लेकिन जब बात आती है एक भी पाकिस्तानी की जान की तो वो तमाम तर चीज़ों पे सबसे ज़्यादा मुक़द्दम और सबसे ज़्यादा पैरामाउंट है। इस वाक़े को कैसे देखते हैं? हौलनाक वाक़या है, 8 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बात के लिए मुझे मदऊ किया। एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि गरीब पाकिस्तानी जो जिनको इकनॉमिक माइग्रेंट कह सकते हैं,
जो प्योरली रोजी कमाने के लिए उस जगह पर मौजूद थे, उनको इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बेसिकली जो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर है, और ख़ास तौर पर इस पॉइंट्स पर जहाँ ये वाक़या हुआ, ये बहुत दूर दराज का इलाका है ईरान में भी, और यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान में देखें तो नौकंडी या जो पशीन मंद वाला इलाका है उससे अक्रॉस ये ईरानियन बॉर्डर के अंदर है, काफ़ी डीपर है ये। लेकिन ये भी उसी तरह अंडर डेवलप्ड है, सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं, और इस वजह से आप देख लें कि आज दूसरा तीसरा दिन हो गया, अभी तक वो जो डेड बॉडीज हैं उनकी शनाख्त का अमल भी जारी है, फॉरेंसिक होना है उनका, फिर कोर्ट ऑर्डर आएगा ईरानियन कोर्ट की तरफ से, उसके बाद जो है वो कहीं जाकर डेड बॉडीज मिलेंगी। लेकिन जो असल स्टोरी उभर कर सामने आई कि दहशतगर्द इतने स्ट्रांग हैं, दहशतगर्दी इतनी यहाँ पर उसकी मौजूदगी है कि वो पाकिस्तान के अंदर चाहें एक्ट करें, या फिर एक्सप्रेस आपके सामने है, और फिर अगर ईरान की साइड पर चाहें एक्ट करें या अफगानिस्तान के अंदर चाहें एक्ट करें, तो ये बात दुरुस्त है कि एक खित्ते के लिए, और स्पेशली ये जो बॉर्डर एरियाज हैं बिटवीन ईरान पाकिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये अभी तक महफूज नहीं है। दहशतगर्द इस तरह से गरीब मजदूरों को, जो कि शौकत साहब एक माजरत के साथ, लेकिन एक ज़मनी सवाल ज़रूर मैं आपसे करना चाहूँगा। जब हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पे कौन सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ पे होम ग्रोन टेररिज्म भी है और सपोर्टेड टेररिज्म भी है। जब आप ईरान की बात करते हैं, इस वाक़े की बात करते हैं, और फिर जब कहते हैं कि दहशतगर्दों ने ये तमाम तर मामलात किए, वहाँ पे कौन सा ग्रुप एक्टिव है? क्या वहाँ भी फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व है? एक, अगर फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर क्या वहाँ की होम ग्रोन टेररिज्म है? दो, और अगर वहाँ की होम ग्रोन टेररिज्म है तो उसका हमसे या फिर इस चीज़ से क्या ताल्लुक है? उन्होंने इस चीज़ को क्यों टारगेट किया? आपको याद होगा जब पिछले साल केयरटेकर गवर्नमेंट थी, और उस वक्त पहले ईरान ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की, जिसका पाकिस्तान ने फिर उसी तरह जवाब दिया कि पाकिस्तान ने भी कुछ ईरान के अंदर स्ट्राइक्स की। और वो दिन थे जब ये बलोच यकजहती कौंसिल का एक जो जुलूस है इस्लामाबाद आया हुआ था, और मारंग बलोच आई हुई थी यहाँ इस्लामाबाद क्लब के सामने बैठी हुई थी। तो जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक की तो उसमें कौन मारे गए थे? यही सेपरेटिस्ट थे, यही शिद्दत पसंद बीएलए के लोग थे, बीएनए के लोग थे जो मारे गए थे। और यहाँ इस्लामाबाद क्लब के सामने मारंग बलोच ने कहा था कि आपको याद होगा, आपके नादरीन को याद होगा कि ओ यही तो वो लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो मिसिंग है। तो ये जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं रिफ्यूज ले लेते हैं जाकर। और बॉर्डर की मैंने बात की, चूंकि बॉर्डर बहुत लंबा है, फिर पोरस भी है, और फिर दूर दराज के इलाके हैं जहाँ कंपैरेटिवली वो जिस तरह से पुलिसिंग का निज़ाम होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी हमारी साइड पे अभी तक कुछ बी एरिया या जो लेवीज वाला अरेंजमेंट है वो उतना प्रॉपरली जैसे कराची, इस्लामाबाद या लाहौर पुलिसिंग है वो नहीं है। तो ये फैक्टर शायद कम नोन है, कम पहचाने या जाने जाते हैं पाकिस्तान में भी, एल्सवेयर भी। तो जब स्पेस होगी ऐसे लोगों के लिए तो वो बॉर्डर के अक्रॉस उनका ताल्लुक भी बनता है, क्योंकि अगेन कहूँगा कि इस रीजन में जो एक दहशतगर्दी या शिद्दत पसंदी का एलिमेंट मौजूद है, मसलन ये ईरानियन बॉर्डर के अंदर किसी ज़माने में रिकी बरादरान थे, रऊफ रिकी और मालिक रिकी, वो ईरान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ किया करते थे, और ईरान का पाकिस्तान के खिलाफ एक गिला भी रहता था। फिर पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर उनके खिलाफ एक्ट किया, और नाजरीन को याद दिलाता चलूँ कि एक फ़्लाइट मिडल ईस्ट से कहीं जा रही थी, उसको फोर्स लैंड किया गया मशहद में, और उस दहशतगर्द को पकड़ के कैफर किरदार तक पहुंचाया गया। तो इसलिए जब स्पेस मिलेगी, दूर दराज का इलाका होगा, वो सिक्योरिटी भी उसमें उतनी नहीं होगी, तो ये ग्रुपों को वहाँ छुपने, पनपने और फिर ऑपरेट करने का मौका मिलता है। इसलिए कहते हैं ना कि ईरान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो,
इन सब को मिलकर इस टेररिज्म के मेनेस का मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, ऐसा ये मिलकर सबको मुकाबला करना चाहिए, तभी दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा सर, हुकूमत की जानिब से सिफारत खाने को भी मैयत पाकिस्तान लाने की हिदायत की गई है, आपको क्या लगता है इस तमाम प्रोसेस में कितना वक्त लग सकता है? पहली बात तो ये है कि अभी तक जो डेड बॉडीज हैं वो पाकिस्तान के कॉन्सुलेट जो ज़ायदान में है या तेहरान में पाकिस्तान के सफारत खाने को नहीं मिली। हाँ, कल जो है वो ईरानी साइड ने, ईरानियन ने बता दिया पाकिस्तानी सफारती हुकाम को कि हाँ कुछ ऐसी हमें 8 डेड बॉडीज मिली हैं जो पाकिस्तानियों की हैं। अच्छा, मैंने खुद भी किसी से ये सवाल पूछा, मैंने कहा आपको या उनको कैसे पता चला कि ये पाकिस्तानियों की हैं? तो फिर मालूम हुआ कि लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, वो फिर कन्वे किया करते हैं। अब ईरान का एक जो मैकेनिज्म है या कानूनी अमल है वो पूरा करना है, और कानूनी अमल क्या है कि पहले तो फॉरेंसिक होगी, फॉरेंसिक में एस्टेब्लिश होगा कि जिन लोगों का क्लेम किया जा रहा है कि यही हैं जो हलाक हुए, कत्ल हुए, तो एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसको हम शनाख्त का अमल भी कह सकते हैं। शनाख्त के अमल के बाद फिर ईरान की साइड जो है, उनकी जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है मेरिस्तान की, वो वहाँ की मकामी अदालत से रजू करेगी, मकामी अदालत से परमिशन लेगी कि हाँ ये डेड बॉडीज हैं, हमने वापस करनी है। तो जिस दिन वो वाक़या हुआ उससे मुझे लगता है कोई हफ्ता 5-7 दिन लग जाएंगे डेड बॉडीज को वापस आते हुए। हफ्ता तो मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स अमल है जो ईरानियन साइड ने पूरा करना है। एब्सोल्युटली ठीक है। बहुत शुक्रिया शौकत परांठे साहब, आपने हमें, और यकीनन ये एक ऐसा मामला है ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त पाकिस्तान और ईरान के मामला पहले बॉर्डर पे जो मामला हुए उसके बाद से लेके अब तक दोनों ममालिक ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अफ़ाम तफ़हीम के फैसल, अगर दूसरी जानिब हम देखें तो अभी बता रहे हैं कि 1 वीक का टाइम लग सकता है डेड बॉडीज़ को पाकिस्तान आने में, ये एक और 1 वीक तक जो उनकी फैमिलीज बर्दाश्त करेंगी ये बिल्कुल बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा मामला जिस पे बात करना अब बेइंतहा ज़रूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि शहर कराची में जहां बेशुमार मसाइल हैं, वहीं पे जो हुक्काम बाला हैं उन्होंने ऐसी आंख बंद कर रखी है कि अब सिचुएशन हमें ऐसा लग रहा है कि एक लावा है जो पकता जा रहा था कई सालों से। ये लावा इनइक्वालिटी का था, इनजस्टिस का था। किसी के पास कोई इख्तियारात थे और किसी के पास कोई इख्तियारात थे और वो उनका जैसे चाह रहा था इस्तेमाल कर रहा था। सड़क पे हटो बचों की सदाई थी, हूटर वाली गाड़ियाँ थी, और वो जब कुचल रही थी डंपर से लेके और अब वीगो तक, तब तक जो है ये मामला जो है दबे हुए थे। लेकिन अब लोगों ने अपने हाथ में कानून ले लिया है। तो क्या करें ना फैसल, क्या करें, लोग तंग आ चुके हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे नाजरीन, लेकिन यहाँ पर हमें जाना होगा ब्रेक पर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। और अब बात करने जा रहे हैं कराची के मसाइल की, जो कि बेशुमार हैं, मगर हादिसात है कि रुकने का नाम ही नहीं लेते, और तादाद है कि सिर्फ 4 माह में 265 तक पहुंच चुकी है। ट्रैफिक हादिसात में बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी शिकार हो रहे हैं, और अब ये लावा जो आहिस्ता आहिस्ता आवाम के जहनों में पक रहा था अब फटता नज़र आ रहा है। और गुज़श्ता हफ्ते हमने मुर्सिल अफराद की जानिब से डंपर जलाए जाने के वाक़यात भी देख चुके हैं। अब हालत यह है कि लोग गाड़ियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ये जो वाक़या है, ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये अपनी मिसाल एक आप है। एक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है जो कि एक डंपर को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये दूसरा वाक़या है कि ये गुलशन का वाक़या है, और ये डिवाइडर तोड़ के, ग्रीन बेल्ट तोड़ के इस वीगो ने वहाँ पे बैठे हुए 2 अशखास को हिट किया। एक बंदा मौके पे मर गया, एक ज़ख्मी है। लोगों ने आओ देखा ना ताओ और इसको आग लगा दी। अब ये जो सिचुएशन है,
हम बारहा इस पे बात कर चुके हैं, बारहा हमें तसल्लियाँ दी जा चुकी हैं। एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं, इसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहबा, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एंड इस बात का भी शुक्रिया कि आप हमेशा हमें वक्त देती हैं। सादिया साहबा, मैं अब डंपर की क्या ही बात करूं या दीगर क्या ही मामलात में देखूं, अब तो सिचुएशन इट्स नॉट अबाउट ट्रैफिक कवानीन ओनली। सादिया साहबा, मेरे ख्याल से जब तक आप लोग, जब तक हुक्काम, जब तक मुक़्तदर लोग कराची के अवाम के सेंटिमेंट और उनकी मेंटालिटी नहीं समझेंगे, ये मामलात आगे ठीक नहीं होने जा रहे। एक फुटेज तो हमने चलवाई नहीं सादिया साहबा, जिसमें 2 डकैत को पकड़ा है मेरे ख्याल से कोरंगी में, और उनको बुरी तरह लोग मार रहे हैं। क्यों? ये क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उनका सिस्टम पे भरोसा नहीं है। लोग गाड़ियाँ क्यों जलाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि शायद ये छूट जाएगा और कोई विक्ट्री बनाता हुआ और वो गाड़ी किसी बाप बेटी को मारेगी बड़ी गाड़ी, और वो औरत विक्ट्री बनाते हुए चली जाएगी। लोग डंपर को क्यों नहीं छोड़ पा रहे? इस वजह से नहीं छोड़ते क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस वाले की गाड़ी को हिट करता हुआ जा रहा है शारा फैसल पे। दिस इज लॉलेसनेस एट इट्स पीक। सादिया साहबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपके व्यूअर्स को भी और आप दोनों को भी। थैंक यू। देखें, जो आपने वो डंपर वाला फुटेज है जो शाहराह फैसल यस, पे, उसमें मैं ये अपडेट करूं कि जी ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। थैंक यू। ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। सिंध गवर्नमेंट ने डंपर एसोसिएशन को बिल्कुल ये वार्निंग दी थी कि अगर उनको भी इस मामले पर गवर्नमेंट को हेल्प आउट और सपोर्ट करनी होगी कि वो अपने ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंस चेक कराएं, गाड़ियों की फिटनेस कराएं, वरना सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जिसका जो है वो अमल दरामद शुरू हो चुका है। अच्छा जी, आपने जो बात की कि सोसाइटी में लोगों में टॉलरेंस क्यों ख़त्म हो रहा है, वो कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम में नहीं, लोगों को ये लगता है कि हम शायद ऐसा करेंगे तो मसाइल हल होंगे। नहीं, मसाइल ऐसे हल नहीं होते, मसाइल कानून के जरिए ही हल होते हैं। अच्छा, जो आपने कल वीगो एक्सीडेंट की बात की है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डंपर्स पे बोल के साथ भी मैंने ही शो किए हैं, और मैं ये बात मुसलसल कहती आ रही हूँ और आज फिर ये बात करूंगी कि जो सिंध असेंबली का इजलास आएगा, नेक्स्ट जो भी इजलास आएगा, उसमें लॉ डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। ये जो रेकलेस ड्राइविंग है, जिसका कानून उस तरह सख्त मौजूद नहीं है कि ड्राइवर ने किसी को मारा, खुदा ना खास्ता अगर वो शख्स अपनी जान से चला गया या वो जख्मी हुआ, ये एक बेलेबल ऑफेंस है। अगर पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया, उस पे चालान भी हो गया, जब वो कोर्ट जाता है तो दूसरे दिन जमानत हो जाती है। इसीलिए हम इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस करने के लिए कानून साजी करने जा रहे हैं। और दूसरा, देखें, लॉ एंड जस्टिस सिस्टम में जाहिर सी बात है, पुलिस पकड़ती है, गवर्नमेंट अपने कानून के तहत कार्रवाई करती है, लेकिन जब वो कोर्ट जाता है और अगर कोर्ट उसको जमानत दे देता है या छोड़ देता है, तो बिल्कुल उससे जो है वो आपको, मुझे ये लगता है कि जी हमें तो इंसाफ नहीं मिला। और उसका आसान तरीका ये है कि हम अब अगला कोई हादसा हो तो वो ऑल राइट, गाड़ी को आग सादिया लगा साहबा, दे। अच्छा, जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि आवाम के इस तरह के रिएक्शन पर जो है वो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम नहीं हो सकती, कानून के ज़रिए ही हो सकती है। हम भी यही समझते हैं। इसी तरह से कानून बनता किस लिए है? इसीलिए कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके, बल्कि इस तरह के वाक़यात हो ही नहीं। लेकिन बात ये है कि सादिया साहिबा, ये वाक़यात पे दर पे होते चले जा रहे हैं। हम क्या करें? आवाम परेशान है, इवन हम लोग परेशान हैं। हम लोग ऑफिस आ रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि हम ऑफिस जो है वो पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। वापस घर जा रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। इस तरह का खौफ है। कोई डंपर, कोई ट्रॉलर, कोई वीगो, कोई भी टकरा सकती है। तो क्या करें हम लोग? आप हमें बताएंगे।
चाहिए, गवर्नमेंट इक़दामात कर रही है। देखें जो बहुत हंगामा हुआ, बहुत शोर मचा, जो इस्तेमाल करने वाले भी थे, अवाम, उन्होंने भी शोर किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, जो बड़ी बसें थीं वो शहर के अंदर पार्क होती थी और फिर वो शहर हम्म। से निकलती थी और उसमें रेसिंग होती थी। आपको ये बात जी जी पता जी। है, मुझे भी बात पता है। इसीलिए जो शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियां थी उनको बाहर शिफ्ट कर दिया गया शहर से, जिस पे आपको पता है हंगामा होता रहा, लेकिन गवर्नमेंट ने एक फर्म स्टेप लिया और उनको बाहर शिफ्ट किया। इसी तरह ये जो डंपर ट्रॉलर एसोसिएशंस हैं, इनसे देखें, बात गवर्नमेंट कर रही है, अगर ये बात नहीं मानेंगे और जो इक़दामात गवर्नमेंट लेना चाह रही है उसमें ये गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये मैं आपके टीवी के तवज्जुह से यकीन दहानी करा रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं अवाम को भी कहूंगी कि उन्हें मुश्तइल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और लॉ मेकिंग हुई है, थोड़ा सा गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए। देखिए, अब जो है हमें ये बिल्कुल एहसास है कि कराची में कहीं सड़कों का भी प्रॉब्लम है। इसीलिए मेयर कराची ने जो वो टास्क फोर्स बनी है हम्म। कराची की ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसकी भी मीटिंग की है कि कराची में जल्द अज जल्द जहां जहां पैच वर्किंग का काम है सड़कों में, ताकि ये जो एक शिकायत आती है कि जी सड़क खराब थी इस वजह से ये हो गया, वो भी दूर की जाए। ठीक है। और गाड़ियों की फिटनेस का जो मामला है, देखिए गाड़ियां बंद की जा रही हैं, मालिकान को कहा जा रहा है इस कंपाउंड से गाड़ी जब ही निकलेगी जब आप अपना इस गाड़ी की मेंटेनेंस पूरी ठीक है। कराएंगे। अच्छा सादिया तो साहबा, बिल्कुल ठीक है। हमने अब एंड अगेन मैं अब दोबारा अप्रिशिएट करता हूँ कि यू आर आवर गेस्ट जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे इस पे बात की है। नाउ अपना ज़रा कैनवस हम वसी करते हैं, और बात ये है कि लोगों का फिर जो आम आदमी है उसका क्या करना है। देखिए जिनका जो मर जाता है, हम जाहिर सी बात है उनको ये जाके नहीं बता सकते कि जी थोड़ा रुक जाइए हम काम कर रहे हैं। जी, इस मौके पे आप कितना ज़्यादा ज़रूरी समझती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज जो इस शहर की स्टेक होल्डर है, मेड बी पीपल्स पार्टी, मेड बी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट, मेड बी जमात इस्लामी, मेड बी पीटीआई, एनी, उनका कितना ज़्यादा ज़रूरी है बाहर निकल आना, और ये नहीं कि लोगों को इश्तियाल दिलाना बल्कि लोगों की तरबियत करना। और ये सिर्फ उन लोगों की तरबियत नहीं हो रही कि जो रिसीविंग एंड पे है, भाई असल तरबियत तो उन माजरत के साथ उन बड़ी गाड़ी वालों के लिए भी होनी चाहिए ना, जब शारा जी, फैसल पे चल रहे होते हैं और उन एक गाड़ी पीछे एक गाड़ी आगे, किसी को हल्की सी टच हो जाए तो गार्ड निकल के उसको थप्पड़ लगा देता है। फिर ये इस तरह की गाड़ियां हैं कि जो अब डिस्को बेकरी कितना चौड़ा रोड है और वहाँ पे रेस लगा रहे हैं, अल्लाह मालिक अलमान लफीज़ वाले मामलात हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शहर कराची के लोगों के लिए तमाम जमातें निकले बाहर और एड्रेस करें चीज़ों को, रादर देन पिन पॉइंटिंग कि जी तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं पहले दिन से रोड एक्सीडेंट्स पे पॉलिटिक्स के खिलाफ हूँ और मैं हमेशा ये बात सबके शोज़ पे मैंने ये बात की है। मीडिया से बात करते हुए मैंने ये बात की है कि ये एक इंतज़ामी मामला है। तमाम पॉलिटिकल फ़ोर्सेस को इसको इंतज़ामी मामले के तौर पर लेना चाहिए, रादर देन कि इस पे पॉलिटिक्स की जाए। मैं ब्लेम करूं एमक्यूएम पे, एमक्यूएम ब्लेम करे मुझ पे, फारूक सत्तार साहब, आफाक अहमद साहब इस पे पॉलिटिक्स करें, वो नहीं करना चाहिए। उनको भी अवेयरनेस के लिए कौम, बिल्कुल आपकी बात सही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बाहर निकलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो फेडरल गवर्नमेंट को भी देखें, ये पोर्ट सिटी है, ये जितनी गाड़ियां निकलती हैं हम्म। 80% ये गाड़ियां पोर्ट से निकलती हैं, वो शहर की सड़कें इस्तेमाल करती हैं। बार बार सिंध हुकूमत और स्पेशली मेयर कराची, हमने गवर्नर साहब से भी, आपको पता है मेयर ने इस बारे में रिक्वेस्ट की थी कि देखिए हमारे पास ऑलरेडी एक रूट है ठीक है। नॉर्दर्न बाईपास का, हाँ। उसको अगर फेडरल गवर्नमेंट
पोर्ट से देखें इतना पैसे जनरेट कर रहे हैं, कुछ तो इस शहर की भी और उसमें तरक्की में बिल्कुल ठीक है सादिया साहब, और हिस्सा क्योंकि वक्त डालना की कमी है, चाहिए। अब मैं हिस्सा चाहता डालना कि चाहिए। हाँ, हम चाहते हैं कि हाँ, हम इस मामले में भी बात करें कि पोर्ट से बसें क्यों, रेलवे क्यों ना लेके निकले फ्रेट, लेकिन ये जी। बात कभी और के लिए है। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद हमारे साथ मौजूद थी और कराची के मामले में गुफ्तगू करें। बिल्कुल। और नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें जाना होगा ब्रेक पर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं पीएसएल की। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं और गुज़श्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को यकतरफा मुकाबले में 79 रन से शिकस्त दे दी है और जीत के लिए दरकार 220 रन हदफ के ताक़ुब में क्वेटा की टीम किसी मरहले पर भी फतह के ट्रैक पर नहीं आ सकी है। शाहिन शाह अफरीदी एंड कंपनी के सामने क्वेटा की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। तो इस सब पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और क्रिकेट कितना ज़बरदस्त लेवलर है ना, वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो इतनी मजबूत नज़र आ रही थी, और वो सऊद शकील जिन्होंने एज एन ओपनर अपनी दावेदारी ज़बरदस्त तरीके से ठोकी थी, अगले मैच में शाहिन शाह अफरीदी के हाथों वो चलते बने। और उसके बाद तो फिर मैं क्या ही कहूँ, उसके बाद पूरी दुनिया ने देख लिया कि बस तू चल में आया की गर्दान करते हुए एवरीवन वाज गॉन। सो गुड साइन फॉर लाहौर कलंदर्स। फखर जमान इज बैक इन फॉर्म, उनकी बैटिंग अच्छी चल रही है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है क्योंकि लाहौर कलंदर्स से अगर पहले मैच की बात करें तो लाहौर आपको नजर नहीं आया जो एक लाहौर का एक फ्लेवर होता था, लेकिन राशिद खान की कमी तो फिर मैं कहता हूँ उनको महसूस जरूर होती है, जो कि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको पता है पिछली विन के अंदर लाहौर कलंदर्स की राशिद खान ने प्ले किया था। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट की आप बात करें, क्वेटा का थोड़ा सा मुझे जरूर था जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ उससे पहले भी, आपको याद हो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जितने भी अभी तक खेल चुके हैं फ्रेंचाइजेस जो ये पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें कंसिस्टेंट नहीं कर पा रही थी। जी जी प्लीज, वी कैन हियर यू अवैस भाई, कंटिन्यू करें। उस पर कंसिस्टेंटली आपको पता है परफॉर्म नहीं कर पा रही थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि विनिंग स्ट्रीक आपको पता है कहीं ना कहीं उनकी टूटती थी, वो जो कॉम्बिनेशन टूटता था आपको प्लेयर्स क्योंकि नेशनल ड्यूटी के लिए ज्वाइन करते थे। लेकिन इस दफा क्वेटा की बात करें तो आपको डिफरेंट साइड नजर आती है, नजर आता है कि थिंक टैंक ने ज्यादा काम किया कि प्लेयर्स मेरे कंटिन्यू रहे आखिरी मैच तक। पहले मैच के अंदर जिस तरीके से मोहम्मद आमिर वन ऑफ द क्लासिस्ट बॉलर, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करवाई थी, एक पूरा एक फार पावर आपको नजर आता है, फिन एलन वगैरह मिडिल ऑर्डर की बात करें। लेकिन कल लाहौर कलंदर्स एक प्रॉपर चैंपियन टीम आपको नजर आई। बॉलिंग यूनिट की बात करें, बैटिंग यूनिट की बात करें, लाहौर का मिडिल ऑर्डर का सबसे ज्यादा इशू था इस टूर्नामेंट से, अगर आप पहले टूर्नामेंट्स की बात करते हैं। लेकिन सैम बिलिंग्स आप बात कर लें या बात करें डेरिल मिचेल के आने से बहुत एक स्ट्रॉन्ग साइड आपको नजर आती है लाहौर कलंदर। लेकिन कल एक अच्छी चीज लगी कि शाहिन शाह अफरीदी आपको रिदम में नजर आए, क्योंकि वो ज्यादा इस वक्त आपको पता है ज्यादा लाइमलाइट में है, ज्यादा अंडर स्क्रूटनी है। शाहिन ने पिछले मैच के अंदर परफॉर्मेंस उनकी ऐसे जितनी खास नहीं थी, लोग फिर उनके ऊपर सवाल उठाने लग पड़े थे कि T20 से भी आपको लगता है पारी करना पड़ेगा। लेकिन कल के मैच के अंदर नजर आया कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टनशिप इनिंग्स थी, फील्ड की आप बात करें प्लेसमेंट की तो आपको नजर आ रहा था एग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट है, प्लेयर्स ने जान मारी। तो कल एक लाहौर कलंदर बड़ी तगड़ी साइड नजर आई है। लेकिन इस पूरे पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात करें तो अभी इनिशियली स्टार्ट है इस टूर्नामेंट का, कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सी टीम आगे जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको पता है इस वक्त प्रेशर के अंदर है पेशावर ज़ल्मी, आज उन्होंने जरूर खेलना, लेकिन अब बाबर आजम आपको पता है पहले ही प्रेशर के अंदर है। फिर उनकी टीम जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में परफॉर्म किया, इस वक्त बिल्कुल टेबल के डाउन पे है। आसान नहीं होगा आज का मैच भी, क्योंकि आपने बड़े मार्जिन से जीतना अगर आप चाहते हैं कि उस पॉइंट्स टेबल के ऊपर कहीं ना कहीं अच्छे अपना सिस्टम के ऊपर आप नजर आए। जी जी अवैस, जैसे कि लाहौर कलंदर्स की तो हमने बात की, अगर दूसरी जानिब हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो क्या समझते हैं क्या कमी है, क्या वजूहात हो सकती है? देखिए अगर टोटली अगर आप बात करें, मैंने कहा ना बड़ा अर्ली है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर किसी भी टीम को जज करना, किसी प्लेयर को, क्योंकि अभी इनिशियली अगर एक एक दो मैचेस ही इस वक्त हुए हैं। एक अच्छी अगर इस पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें प्लेयर्स के लिए स्पेसिफिकली, कराची की विकेट बड़ी डिफरेंट थी इस दफा। आपने देखा होगा कराची किंग्स जब खेली है तो आपको एक थोड़ा सा ग्रास नजर आया था, विकेट के ऊपर बॉल अच्छा कैरी कर रहा था, बैट पे बॉल अच्छा आ रहा था, तो कराची किंग्स ने उसका फायदा भी उठाया चेस करते हुए। ये बहुत बड़ा स्कोर था, छोटा स्कोर नहीं था जो कराची किंग्स ने चेस किया है। अब पिंडी की थोड़ी विकेट की आप बात करें, पिंडी की विकेट थोड़ी सी डिफरेंट आपको नजर आ रही है। पहले मैच के अंदर आपने देखा हो तो बोरिंग मैच था कि बॉल थोड़ा लो भी रह रहा था, बॉल एज सच पिंडी की विकेट आपको पता है बड़ी एग्रेसिव विकेट है, जहां पर 230 220 नॉर्मली होता रहा है पीएसएल के अंदर, चेस भी हुआ है। तो आपको थोड़ा सा था कि यार विकेट्स को क्या हो गया, लेकिन आपको स्लो एंड स्टेडी नजर आ रहा है कि लड़के
आपको चाहे किसी भी टीम की बात करें तो वो जज कर रहे हैं विकेट को, यहाँ पर एटमॉस्फेयर को सूट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इस पीएसएल का एक सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि साइम अय्यूब का वापस फॉर्म के अंदर आना, फखर जमान का फॉर्म के अंदर वापस आना, ये वो दो लड़के हैं जिनका ये या तो बहुत चैंपियंस अच्छी, ट्रॉफी में सबसे हाँ ज्यादा। अवेश भाई, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा दो मजीद प्लेयर्स की जानिब। आई लव टू टॉक अबाउट मोहम्मद आमिर, उन पर काफ़ी बात हो गई, लेकिन एक प्लेयर जिन पे बात इतनी नहीं हुई, शोएब मलिक। क्यों है वो टीम में? वाई? ख्वाजा नाफे क्यों नहीं है? आई मीन चले, हम पिछले 5-6 सालों से, ये पीएसएल ही है ना हमारा ग्राउंड जहाँ से हम नेशनल टीम के लिए प्लेयर्स इकट्ठे करते हैं, तो फिर वाई शोएब मलिक क्यों? मेरे लिए खुद भी कंफ्यूजिंग चीज जरूर है। देखें, जिस वक्त एक पाकिस्तान सुपर लीग, कोई भी लीग बनती है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो हमेशा जब एक स्ट्रक्चर बनता है, जब वो टीम ऑनर होता है, वो स्टारडम जरूर चाहता है कि यार स्टारडम मेरी टीम के अंदर आए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो देखना होता है कि यार फ्रेंचाइज हूं मैं, बिजनेस मॉडल है, बिजनेसेस मेरे साथ जुड़े उसके नाम पे। लेकिन मसला अगर दूसरी साइड पे आप देखें, जो समझदार जो फ्रेंचाइज ऑनर्स होते हैं, जो फ्रेंचाइज कोचेज होते हैं, या जो थिंक टैंक पीछे बैठा होता है, वो एक चीज भी समझता है, कहता है स्टारडम तो होना चाहिए, लेकिन मैंने आगे जाके अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट भी करना है, मैंने उस प्लेयर को ऊपर लेके आना है जो मेरी पाकिस्तान टीम को इस वक्त किसी पोजीशन में जरूरत है। नाफे एक बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आपके पास था, उसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी अच्छा परफॉर्म करके आपको दिया, डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म करके दिया। मुझे खुद समझ में नहीं आई कि फिर शोएब मलिक को आखिर इतनी ज्यादा पजराई क्यों मिल रही थी। कल भी आप बात करें तो जब शोएब मलिक को एक अच्छी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, मैं नहीं कहता कि वो बड़ी अच्छी सिचुएशन थी वगैरह, मुश्किल सिचुएशन थी क्योंकि प्रेशर सिचुएशन थी जहां पर आपने 200 प्लस स्कोर चेज करना आसान नहीं था, पर आपकी अपना विकेट्स भी काफी गिर चुकी थी। लेकिन ऐसा सीनियर प्लेयर आप कोशिश करते हो कि आप इनिंग्स अच्छी खेलते हो, ग्राफ्ट करते हो इनिंग्स को, लेकिन शोएब मलिक कल वो चीज नजर नहीं है आपको। इसलिए बहुत से लोग, ये बात मैं भी कर रहा हूँ कि यार आप यंग फेसेस की तरफ जा रहे हो। देखो, आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त स्ट्राइक रेट का है पाकिस्तान टीम के अंदर। आपके पास ऐसा मिड ऑर्डर के अंदर वो जो एक एंकर रोल प्ले करता है शोएब मलिक, वो नहीं चाहिए मुझे। आपको बैट्समैन चाहिए जो कि स्ट्राइक रेट और खास करके एंकर रोल, लेकिन यंगस्टर चाहिए जो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर सके, रिप्रेजेंट करे, आगे एशिया कप में रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच अवेश भाई। मोहम्मद आमिर की मैं ज़रूर, लेकिन वक्त की कमी है। खातिन आज़ाद, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, मैं लेकिन फैसल पीएसएल की बात तो आपने कर ली, अब वेडिंग सीजन चल रहा है। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, तो मैं आपको भी एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अच्छा। और आपको भी जरा पहले ये वीडियो चलाएं जनाब। ये भारत का इलाका बड़ा मशहूर है, बरेली। अच्छा। और गाना भी बड़ा मशहूर है, झुमका गिरा है बरेली के बाजार में। बिल्कुल। लेकिन बरेली के बाजार में ये भाई साहब जो है, इनके ससुराल वाले गए नहीं बरेली के बाजार में इनका जहेज लेने। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि मैं उस वक्त तक शादी नहीं करूंगा जब तक मुझे उर्दू में जहेज और हिंदी में दहेज नहीं मिलेगा। और उसके बाद अच्छी बात ये हुई कि जो उनके ससुराली थे उन्होंने कहा चलो निकलो, उनको निकाल दिया। ये देखें इनका हल तो यही है फिर। हाँ, हल ऐसे ही है। इनकी अम्मा जो है पूरा कोशिश कर रही हैं कि जी कर लो शादी, लेकिन जिस तरीके से अकड़ फूं कर रहे हैं ना, ये शादी को कैश क्यों चले। आपने ये देखी वीडियो। इसी के साथ ही अभी हमें जाना होगा ब्रेक पर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये सिर्फ एक बच्चा मलबे के ढेर पे बैठ के कुरानी आयात की तिलावत नहीं कर रहा, बल्कि ये सदाई लगा रहा है अपने इर्द गिर्द घिरे तमाम तर मुसलमान ममालिक और बाकी मानदा 56 इस्लामी ममालिक के, जिनको आज से नहीं अहले गज़ा, अहले फ़लस्तीन 76 साल से सदाई दे रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं। बिल्कुल फैसल, ऐसा ही है। आंसू हैं, आहें हैं, सिसकियाँ हैं। गज़ा शदीद इंसानी बहरान का सामना कर रहा है, जबकि जहाँ पर मज़लूम फ़लस्तीनियों को ग़ज़ाई किल्लत का भी सामना है, मेडिकली इश्यूज़ भी हैं। और इन हालात में लेकिन उनके हौसले जो है वो बुलंद है। लेकिन हम ऐसे हौसलों का क्या करना है? मेरे ख्याल से अब तो ये लफ्ज़ भी छोटा पड़ता जा रहा है। आखिर कितनी लाशें उठाएं, कितनी मैयतें उठाएं? ऐसे में जिसको कहते हैं नकार खाने में तूती की आवाज़, कुछ तो कोशिश दुनिया का ये खित्ता के जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ से कुछ चीज़ें आ रही हैं दुनिया भर में। और ये वो मुस्लिम ममालिक है जहाँ से एहतजाज हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनमें फ़्रांस जो है वो उसका काबिल ज़िक्र है, क्योंकि अभी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वन न्यूज़ आर्टिकल, और उसमें जो नेतन्याहू के बेटे साहबजादे हैं, उन्होंने फ़्रांस के सदर को टेलीविज़न पर बैठ के गालियाँ निकाली हैं क्योंकि वो हिमायत करते हैं फ़लस्तीन की। अब इस तरह मामले पे हम बात कर लेते हैं। मसूद खान, माहिर बैन अक़वामी उमूर, आज हमारे साथ मौजूद है। साबिक़ अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मसूद साहब,
मेरा सवाल आपसे पहला वालेकुम मसूद अस्सलाम। साहब ये है कि अब तकरीबन 2 साल के लगभग वक्त हो जाएगा कि जिस वक्त इसराइल ने वो बर्बरियत का आगाज़ किया था, मलबा तो कर दिया है ना इसराइल ने। बीइंग बीइंग माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, मसूद साहब हमें बताइए, दुनिया को बताइए, इसराइल इसराइल क्या अचीव करना चाहता है? इसराइल क्या करना चाहता है? क्या वहाँ से तमाम तर चीज़ों को सफ़े हस्ती से मिटा के और वहाँ से इनखला चाहता है? ये वही चीज़ चाहता है जो उसके साथ नाज़ीज़ ने की जर्मनी में, ये वही चीज़ रिपीट करना चाहता है दूसरों के साथ भी? यही उनका मंसूबा है। आपको याद होगा 1948 में नक़बा का वाक़या हुआ था, जिसमें लाखों फ़लस्तीनियों को मुल्क बदर कर दिया गया था और उन्हें वापस नहीं आने दिया गया था। हालांकि रेफ्यूजीज़ के वापस आने के बारे में गुफ्तो शुनीद होती रही। अभी भी उनका मंसूबा ये है कि इनके लिए अरसा हयात इतना तंग किया जाए कि नक़्ल मकानी करें, और इस सिलसिले में उन्होंने कई तजावीज़ भी पेश की हैं। मिस्र को कहा है, उर्दन को कहा है, लेकिन अहले गज़ा इस बात पे डट गए हैं कि उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं तो वो गज़ा के अंदर ही मौजूद रहेंगे। जो आपने मंसूबे के बारे में पूछा, तो इस वक्त वो ये कर रहे हैं कि जो इसका गज़ा का शुमाली हिस्सा है उसे जनूबी हिस्से से काट रहे हैं, बहुत से राहदारियाँ वो बना रहे हैं और आबादी की अक्सरियत को साहिल की तरफ, गज़ा के साहिल की तरफ धकेल रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक बहुत शदीद हमला किया, एक हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, एक चर्च भी तबाह किया। खौफ व हरास फैलाने की एक तरकीब है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जो इसराइल के मुज़ालिम हैं उनकी तारीख़ रकम हो रही है। दूसरे जंग अज़ीम में शायद इस किस्म की सहूलतें मौजूद नहीं थी, लेकिन आज कैमरे की आँख सब कुछ देख रही है, यस। सोशल मीडिया पे सब कुछ मौजूद है। और ये याद रखिएगा कि जो कानून दूसरी जंग अज़ीम के बाद या उससे पहले लिखा गया था, जिसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहते हैं, उसकी 3 शिक़ें बेहद अहम हैं। पहली शिक़ ये है कि जब भी आपने हमला करना हो तो आपने इम्तियाज़ करना होता है। यानी आपने ये देखना होता है कि कौन मुतहरिब है और कौन गैर मुतहरिब है, कौन जो है आपके लिए सिविलियन है और कौन जो है वो जंग में शरीक हो रहा है। तो जंग में शरीक लोगों को निशाना बनाया जाता है। दूसरा जो होता है वो ये है कि बाज़ ऐसी जगह होती हैं जिनके ऊपर हमले नहीं किए जाते, अस्पताल के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, और इसके लिए एहतियात बरती जाती है। और तीसरा जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी, या जिसे आप कहेंगे तनासुब। प्रोपोर्शनैलिटी ये है कि अगर आपके किसी हरीफ ने, मुखालिफ ने, आपके दुश्मन ने आपके ऊपर हमला किया है तो आपका हमला शदीद हो सकता है, लेकिन इतना शदीद नहीं कि उस पूरी आबादी को, जिसमें सिंस भी शामिल हों, उनको नेस्त नाबूद कर दे। तो ये वो जराइम हैं जिनको रकम किया जा रहा है, लेकिन चूँकि इसराइल को अमेरिका की हिमायत हासिल है और जो यूरोपियन यूनियन से उनको हिमायत हासिल है वो बहुत ही कमज़ोर और नहीफ है, तो इस वजह से कोई नताइज सामने नहीं आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम इदारे मुअत्तल हो चुके हैं इस सिलसिले में और उनकी कोई भी कारकर्दगी सामने नहीं आ रही। अच्छा सर, गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब पाकिस्तान में भी कल जमात इस्लामी की जानिब से एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, एहतजाज किया गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा एहतजाज करना और उनसे इज़हार यकजहती का इस तरह से इज़हार करना काफ़ी है? इसके अलावा क्या हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्या? ये सिर्फ़ एहतजाज करना ही काफ़ी है? मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि कम से कम एहतजाज तो किया जा रहा है। हुँ। बहुत से ममालिक हैं जिनने एहतजाज नहीं किया, या वहाँ एहतजाज पे पाबंदी है। पाकिस्तान में एहतजाज किया जा रहा है, इंडोनेशिया में किया गया है, मलेशिया में किया गया है। हुँ। सिर्फ जो है वो मुसलमान ममालिक में एहतजाज नहीं किया गया, बल्कि मगरबी ममालिक में एग्ज़ैक्टली। बहुत शदीद एहतजाज हुआ है। मैं गुज़श्ता बरस अमेरिका से वापस आया हूँ, तो अमेरिका के हर शहर में, हर चौराहे में, हुँ। हर सड़क पे, बल्कि जो उनके बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन हैं, उन पे भी जो है एहतजाज हुए हैं, जिससे आप ये नतीजा करें कि एक तरफ हुकूमतों की पॉलिसीज़ हैं और दूसरी तरफ शहरियों का नुक्ता नज़र है। तो दुनिया के शहरी, या जो सिविल राइट्स मूवमेंट है, वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, गज़ा के साथ खड़ी है।
इसके बारे में जो है उनके लिए जवाब ये है, इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, कि हमास ने ये हमला किया क्यों था? यस। क्योंकि और ये हॉस्टेजेस क्यों लिए थे और ये यरगमाल क्यों बनाया था इन लोगों को, जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई और जिसकी वजह से इतनी फ़लस्तीनी जानों का नुकसान हुआ है। तो उसके लिए जो फ़लस्तीनी जवाब देते हैं वो ये कहते हैं कि वो मुसलसल कैद में रह रहे थे, मुसलसल यरगमाल की कैफियत में थे, उनके पास कोई शख्सी आज़ादियाँ नहीं थी, कोई उनका रियासती तशख़्ख़ुस नहीं था, इसलिए वो मजबूर हो गए। जो भी उनके मुहर्रिकात थे, उनके जी। इक़दाम के मुहर्रिकात थे, उसके शदीद नुकसानात हुए, लेकिन ये भी साबित हो गया कि इस वक़्त जो है बैनुल-अक़वामी बिरादरी या अक़वाम मुत्तहिदा या ह्यूमन राइट्स काउंसिल या दूसरे जो इदारे हैं, हम्म। वो कोई जो कमज़ोर मुल्क है, उसके ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम हो, तो उसकी मदद के लिए नहीं आ सकते। अच्छा मसूद साहब। लिहाज़ा आपके सवाल में छुपा एक और सवाल है जिसमें जी का मैं जी। जवाब दे देता हूँ जी जी। कि मुसलमानों को और ख़ास तौर से इस किस्म के जो है, जो शहरी बेदस्तोपाज़ शहरी दुनिया के किसी हिस्से में भी हों, उन्हें एक नए निज़ाम के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा निज़ाम जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके और इस किस्म की वहशत और बर्बरियत से बचा सके। एब्सोल्युटली सर, एक तो ये कि जो जाहिर सी बात है वेस्टर्न मीडिया पे जो कहा जाता है कि जी हमास अटैक, तो मेरे ख्याल से उनकी जो दुनिया शुरू हुई है वो 7 अक्टूबर के बाद ही शुरू हुई है। 7 अक्टूबर से पहले तो कुछ होता ही नहीं था। 7 अक्टूबर से पहले ना कभी नखबा हुआ, 7 अक्टूबर से पहले ना कभी जुल्म सितम ढाए गए अहले गज़ा पे, तो उनकी दुनिया तो 7 अक्टूबर से शुरू होती है। नाउ द थिंग इज़, आपने मिसाल दी कि यू हैव बिन टू अमेरिका और उसके बाद आपने वहाँ पे देखी सिचुएशन, हमने फ्रांस की भी बात की, वहाँ पे भी आवाज़ें उठ रही हैं। मैं बड़े बाहरी दिल के साथ आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, और वो ये कि अहले अरब का इस सारे मामले में आपने कैसा रोल देखा? एंड स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द पेनिनसुला टू इजिप्ट टू एवरी कंट्री जो कि सराउंड करता है इसराइल को, जिनके टाइज हैं, एंड कम ऑन, हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, ठीक है, बिल्कुल होंगे, लेकिन लेट्स ब्रिंग इन तुर्की एज वेल, उनके इकोनॉमिक टाइज हैं इसराइल के साथ। सो हम जब बाइकआउट कर रहे होते हैं किसी भी मशरूब का, तो यकीनन हम पे सवाल ज़रूर उठते हैं कि नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट असल जो जिनके टाइज हैं हम वहाँ पे सवालात नहीं उठाते। व्हाट इफ़ तुर्की, व्हाट इफ़ इजिप्ट, व्हाट इफ़ अदर कंट्रीज़ मुसलमान, वो आज इनके साथ इकोनॉमिक टाइज पे बात भी अगर करें तो इनकी जो है वो टांगे काँप जाएंगी, बट दे डोंट डू। देखिए, जितने भी खलीजी रियासतें हैं या मशरक़ वस्ता की रियासतें हैं, उनके साथ हमारे करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, लिहाज़ा हम उनके ऊपर उँगली नहीं उठा सकते, ना हम उन्हें निशाने तनक़ीद बनाना चाहते हैं या बना सकते हैं। वो मुड़ के ये पूछ सकते हैं कि जी दूसरे मुसलमान ममालिक ने क्या किया है? मिसाल के तौर पर हम भी तो सिर्फ़ एहतिजाज तक महदूद रहे हैं, वो मलेशिया और इंडोनेशिया हो। लेकिन उनकी मजबूरियाँ समझने की कोशिश कीजिए। जो दुनिया दूसरी जंग अज़ीम के बाद आज़ाद तो हुई है, जिसमें नौआबादियाती निज़ाम था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन दुनिया पूरे तरीके से आज़ाद नहीं है। अभी भी जो अरब ममालिक हैं वो मुख्तलिफ़ जकड़बंदियों में बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी आवाज़ उस तरीके से उठा नहीं सकते, जिस तरीके से उन्हें उठानी चाहिए। लेकिन मुझे इतना पता है कि पसपर्दा सऊदी अरब ने, अमारात ने, कतर ने, तुर्की ने भी बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से ये जंग जल्दी ख़त्म हो जाए। दूसरे ये है कि दो रियासती निज़ाम के बारे में कोई इत्तफ़ाक़ राय हो जाए, दो रियासती हल के बारे में कोई इत्तफ़ाक़ राय हो जाए। अमेरिका इस पे आमादा नहीं हुआ कुल्लियतन, यानी इसके ऊपर गुफ्तगू शदीद तो होती रही, लेकिन अमेरिका आमादा नहीं हुआ। इसी तरीके से इसराइल भी आमादा नहीं हुआ। अब तो लोगों ने एक रियासत का ज़िक्र करना शुरू कर दिया है और ऐसे लग रहा है, आसार हैं कि जो इसराइल है वो गज़ा को अपनी रियासत का हिस्सा बना रहा है, क्योंकि अभी जो है उन्होंने तकरीबन, खुद उनके आदाद और शुमार ये कह राइट। रहे हैं कि गज़ा का 10% हिस्सा उन्होंने अपनी सिक्योरिटी ज़ोन से मुंसलिक कर लिया है, जिसका मतलब है उसके ऊपर उनका कब्ज़ा भी है, तसल्लुत भी है और उनकी सॉवरेंटी भी है। ठीक है। जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ हैं, ओपीटी जिन्हें कहते हैं, वो भी जो सेटलमेंट्स की वजह से इस तरीके से मुक़य्यद
बिल्कुल ठीक है यानी सर। ये कि लेट्स उनके पास लेट्स बहुत ही लेट्स आसान होप तैयारी। कि जो हम सिर्फ अगर एहतजाज तक भी महदूद हैं तो वो एहतजाज रंग लाए, क्योंकि अब वहाँ गज़ा में चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, कोई भी इमारत हो, किसी के रहायशी कॉम्प्लेक्स हो, वो हुआ करता था, अब है नहीं, और अब कुछ ही इंसान वहाँ बच गए हैं। बिल्कुल फैसल, और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पानी के बहरान की। और पानी का बहरान आने वाला है, ऐसा सिर्फ हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के जी हाँ। तमाम ही आबी माहिरीन इस तरफ इशारा दे चुके हैं, क्योंकि आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जिन्हें इस साल पानी के शदीद बहरान का सामना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान की हुकूमत और अफराद ने मिलकर इस बहरान को हल ना किया तो अगले चंद साल में खुश्क साली की वजह से पाकिस्तान में शदीद तरीन ग़ज़ाई बहरान शुरू हो जाएगा, जिससे ना सिर्फ ये कि मुल्क का इक़्तिसादी इस्तेहकाम मुतासिर होगा बल्कि इसके वजूद को भी ख़तरात का सामना हो सकता है। एब्सोल्युटली। चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है आपी माहिर शफीक अहमद कंबो साहब, जो कि माहिर माहौलियाती अबलाग पंजाब भी हैं। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौसमियाती तब्दीलियों को देख लीजिए या फिर हमारी अपनी वाटर मैनेजमेंट को देख लीजिए, पाकिस्तान उन ममालिक में से है कि जिसके पास इतना मसला होना नहीं चाहिए था। एंड आई एम रेफरिंग टू द ग्लेशियर्स। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो एक आम आदमी को, लेमैन को, ज़रा ये बताइए पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हैं। और एक आम आदमी समझता है कि जी वो ग्लेशियर है हमारे पास, वो पिघलता है, उससे पानी आ जाता है, और हमारे पास इतना ग्लेशियर है तो हम इस पे इत्तफाक क्यों नहीं करते। हमें पाकिस्तान को पानी के बहरान का ख़तरा क्यों है? व्हाट आर द रीजंस? देखिए, मेरे ख्याल में हम इसको पूरी तौर पे क्लाइमेट चेंज से जोड़ने से पहले थोड़ा सा इसका जी अगर आप बैकग्राउंड देखें जी तो आप जानते हैं पाकिस्तान जो है ये एक बेसिकली सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर का हिस्सा था, और जब ये दोनों डिवाइड हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान, और तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहले दिन से ही पानी जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन रही है। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो जो वक्त गुजरता गया, इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के पानी पे जो है वो एक मैली नज़र रखी, और उसने आबी जारहियत के ज़रिए से पाकिस्तान को डे फर्स्ट से ही एक आबी जारहियत का उसका एक मोटिव था, और उसके तहत उसने हमसे पानी जो है उसने हमें पानी वाटर रिच नहीं होने दिया। ठीक है, वो मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको यूज़ करता रहा। कभी उसने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया, जब हम भाषा डैम बनाने की तरफ गए तो वहाँ पे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया कि जी ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में है, लिहाजा उसने उसके लिए हमें फंडिंग आईएमएफ वगैरह से नहीं लेने दी। उसके बाद अगर हमने चाइना से अभी ये दाशू डैम वगैरह के लिए कुछ फंडिंग ली है या उनसे टेक्निकल सपोर्ट ली है, तो उसने वहाँ पे जो है इंटरनल हमारे जो फैक्टर्स हैं, मिसक्रिएंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके चाइनीज़ बेचारों को भगाने के लिए बम धमाके और इस तरह की। तो बेसिकली इसकी वजह से जो एक प्रॉब्लम हुआ है वो ये हुआ है कि पानी तो हमारे पास था, लेकिन उस पानी को स्टोर करने की हमारे पास जो नीचे कैपेसिटी है वो बिल्डअप नहीं होने दी, और उसके पीछे बेसिकली माइंडसेट ये था ताकि हम इंटरनेशनली एक कानून का फ़ायदा उठा सकें कि चूँकि लोअर स्ट्रीम पे जो कंट्री है उसके पास इस पानी को स्टोर करने के लिए कैपेसिटी नहीं है, लिहाजा अपस्ट्रीम पे चूँकि उसने कश्मीर पे कब्ज़ा जमाया हुआ है, तो कश्मीर में अपस्ट्रीम होने की वजह से ये पानी समुद्र में ज़ाया होगा, तो उस पानी को उसने अपने ये बगलेहार से लेके और किशनगंगा डैम वगैरह बना के उस सारे पानी को वो जो है अपनी साइड पे ले गया। ये तस्वीर का वो रुख है जो हम अमूमी तौर पे लोगों को नहीं दिखाते। इस वक्त चूँकि क्लाइमेट चेंज एक बज़वर्ड है, तो हर कोई क्लाइमेट चेंज से जोड़ता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पानी के मौजूदा जिस बहरान का सामना है, इसके तनाज़ुर में हमें भारत की आबी जारहियत को बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अब देखें, उसने न सिर्फ यहाँ से पानी हमारे मशरकी बॉर्डर से पानी को रोका, बल्कि मगरबी बॉर्डर में भी वो जाके अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल के ऊपर डैम बनवाने के लिए फंडिंग कर रहा है, ताकि दरियाए काबुल के ज़रिए से जो पानी दरियाए सिंध में शामिल होता था, वहाँ से भी पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना करना पड़े। तो बेसिकली एक अच्छा सर, अगर हम अभी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान की जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है वो कितनी हद तक नीचे जा रही, कितनी तेज़ी से नीचे जा रही है, और दूसरी जानिब अगर हम डैम्स की बात करते हैं तो इस वक्त वहाँ पर कैसी सूरत हाल है? देखिए, मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में, जैसे आपने पहले सवाल किया कि पाकिस्तान के पास पानी किन ज़राए से आ रहा था, तो हमारे पास एक तो पानी आ रहा था जो हिंदुस्तान
इंडियन हेल्ड कश्मीर में से जो दरिया आ रहे थे हमारे पास, जो 3 मगरबी दरिया थे, झेलम, चनाब और सिंध, एक तो पानी वहां से कश्मीर से गुजर के और वो पाकिस्तान में दाखिल होता था। उसको तो भारत ने बड़े एक अयाराना मंसूबे के जरिए उसने अपनी तरफ उसका रुख मोड़ लिया। उसके बाद पाकिस्तान में जो ग्लेशियर्स हैं, जो कि बर्फ के इतने बड़े बड़े आप क्या कह सकते रिजर्वायर्स हैं, जो कि हर साल एक मखसूस मिकदार में हमारे यहाँ बर्फ पड़ती थी माजी करीब में, तो वो उस बर्फ जब गर्मियों में पिघलती थी तो हमारे दरियाओं में पानी आता था। और फिर साथ ही साथ हमारे पास चूंकि ये कई दहाइयों, कई सदियों से यहाँ पे एक नॉर्मल वेदर पैटर्न होते थे, तो जिसके नतीजे में ये बर्फ पड़ती थी और ये बर्फ गर्मियों में पिघलती थी। मौसमों के दौरानिये जो है वो सेट पैटर्न्स थे, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ दरियाओं में पानी का फ्लो रहता था। और फिर आबादी भी नीचे इतनी नहीं थी, लिहाजा ये पानी जो है ये फिर ज़ेरे ज़मीन पानी की वाटर टेबल जो है उसको भी मेंटेन रखने में इसका बहुत ज़्यादा रोल था। बट अनफॉर्चुनेटली एक तो पानी का बड़ा 3 वाक़यात हुए हैं माजी करीब में। एक अगर हम देखें तो इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी से 3 मशरकी दरियाओं का पानी तो वैसे ही भारत हमसे रावी, सतलज, ब्यास का ले गया। जो 3 मगरबी दरिया थे उसके ऊपर भी उसने कॉन्स्पायरेसीज करके झेलम, चनाब और सिंध के ऊपर जो है पीछे से उसने पानी रोक लिया। जो हमारे पास जब ये दरिया दाखिल हुए तो उसके बाद क्लाइमेट चेंज एक नया इशू हमारे सामने आ गया है। पहले ग्लोबल वार्मिंग आई, आज से 40-50 साल पहले जब इस स्यारे का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हुआ तो उसके वजह से तेजी के साथ हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो गए। तो हमारे पास चूंकि नीचे ग्लेशियर्स के पिघले हुए पानी को स्टोर करने का मैकेनिज्म नहीं था, लिहाजा वो पानी हमारा सारा जाया हुआ समुद्रों में जाके गिरता रहा। और फिर अब जो लेटेस्ट क्लाइमेट चेंज है जिसके नतीजे में मौसमों के पैटर्न ही चेंज हो गए हैं, जिसके नतीजे में ग्लेशियर्स का पानी जो कि माजी में बह के बहुत समुद्र में जा चुका था, अब बर्फ नहीं पड़ती, उस मिकदार में हमारे पास बर्फ नहीं पड़ती। और फिर गर्मियों का दौरानिया इतना बढ़ गया है कि रहे सही ग्लेशियर भी बड़ी तेजी के साथ मेल्ट होते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा ब्रॉडर पिक्चर है जिसमें अगर हम समझे तो तब हमें समझ आती है कि हम इस वक्त वाटर स्कार्स कंट्री बनने क्यों जा रहे हैं। ठीक है शफीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हमने मसाइल के हल की तो बात की, मसाइल की तो बात की, बट व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू इट, इस पे आने वाले प्रोग्राम से हम ज़रूर बात करेंगे। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो गर्मी जो है वो अपने जोबन पर है और आज से अंदरून सिंध, जनूबी पंजाब के कई शहरों समेत मुल्क में गर्मी की लहर रहेगी। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 18 अप्रैल के दौरान दिन का जो दर्जा हरारत है वो मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो कराची में आज गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 और ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम कोयटा में बात करते हैं तो कोयटा में क्लाउडी जो है वेदर है, और अगर हम कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और बात कर लेते हैं मुल्तान की, तो मुल्तान में आज भी हीट वेव का खदशा है। शहर में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री तक रहने का इम्कान है। लाहौर की बात कर लेते हैं, लाहौर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री रहने का इम्कान है। और इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, जब वहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री तक रहने का इम्कान है। साथ ही साथ हम पेशावर का रुख कर लेते हैं, पेशावर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और फैसलाबाद में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। बाकी तमाम शहरों की तरह कम से कम जो उसका दर्जा हरारत है वो 25 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जबकि डियाई खान में कम से कम बात कर लेते हैं हम फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद में कम से कम जो है 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री दर्जा हरारत है। और साथ ही गवादर की बात कर लेते हैं, डियाई खान की बात कर लेते हैं, तो डियाई खान में कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रहेगा। और गवादर की बात करें तो गवादर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 25 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और अब हम बात कर लेते हैं मरी की, तो मरी में जो कम से कम
कम दर्जा हरारत है वो 20 है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और साथ ही मुजफ्फराबाद की सूरत हाल को हम देखते हैं तो मुजफ्फराबाद में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 19 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 रहेगा। और साथ ही कालाम का रुख कर लेते हैं तो कालाम का मौसम तो आपको पता ही सर्दी रहता है, तो कम से कम दर्जा हरारत 3 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और स्कर्दू का रुख करेंगे तो स्कर्दू में जो मौसम की सूरत हाल है वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 3 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा ये बताएगा कि ये हीट वेव जो है, हीट वेव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये बताएगा कि हीट वेव का जो खदशा है वो मतलब कब से ये शुरू हुई है और कब तक रहने का इम्कान है, और इसकी हीट वेव की वजूहात क्या होती है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये हीट वेव का सिलसिला ऑलमोस्ट गुज़िश्ता कल से जो है मुल्क के जनूबी इलाकों में इसका असर शुरू हो चुका है। ताहम आज से ये तकरीबन मुल्क के अक्सर मैदानी इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगी और इस दौरान तवक्को है कि सिंध के जो सेंट्रल सिंध या अपर सिंध के जो शहर हैं जिसमें नवाबशाह, दादू, लाड़काना, मोहनजोदड़ो और इससे मुलिका इलाकों, इवन सखर में दर्ज हरारत जो है वो इस वीक में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। अगर हम औसत की बात करते हैं तो सिंध का तकरीबन औसतन जो दर्ज हरारत है वो 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है माह अप्रैल का। तो अगर ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है तो ऑलमोस्ट ये 8 डिग्री जो है वो एवरेज से ज़्यादा टेम्परेचर होगा। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात ये है कि जैसा कि हमने पहले मार्च, अप्रैल, मई की जो अप्रैल, मई, जून की जो हमारी फोरकास्ट थी उसमें हमने ये बता दिया था कि मुल्क में जो है दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने के इम्कानात हैं। तो वही सिलसिला हम देखने जा रहे हैं कि मुल्क के अक्सर मैदानी इलाकों में जो दर्जा हरारत हैं वो मामूल से 6 से 8 ठीक है अंजुम नज़ीर साहब, आप मारते हो और आप हमें ये बता रहे थे कि कितनी गर्मी पड़ चुकी है, कितनी गर्मी पड़ने वाली है। चले जी आगे बढ़ते हैं और लेट्स टॉक अबाउट सम मूवीज़। मुझे बहुत खुशी होती है जब पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स फिल्म बनाते हैं और वो अक्लेम हो जाती है फिर दुनिया भर के लिए। और उससे ज़्यादा अच्छी बात इसमें ये है कि आप जब पूरी दुनिया से अदाकार अपने साथ लेके चलते हैं तो कितना ही अच्छा होता है हमारे सॉफ्ट इमेज के लिए। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, एक ऐसी फिल्म कि जिसमें अमेरिका में रहने वाली जो ख़ातीन हैं वो कैसे अपनी डेली रूटीन को लेके चलती हैं, किस तरीके से मामलात अपने लेके चलती हैं। कहते तो ये है कि जी हम सबको बाहर जाना है और बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अब लव द ट्रेलर एंड ऑब्वियसली जब हम देखेंगे तो वी लव द मूवी एज़ वेल। हमारे साथ मौजूद हैं आयज़ा फातिमा जो कि अवार्ड याफ्ता फिल्म मेकर भी हैं, अदाकारा भी हैं, कमेडियन भी हैं और इस मूवी में वो काम भी कर रही हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, आयज़ा थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का एंड यस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेजर। सो हर पाकिस्तानी का ख्वाब है चल भाई असी बाहर चलिए, एवरीवन अमेरिका चले, इंग्लैंड चले, बस बाहर चले गए। यू बीन लिविंग ऑल योर लाइफ आउटसाइड पाकिस्तान। मुझे थोड़ा सा बताएं कि कल्चरली, फाइनेंशियली कितना मुश्किल होता है? सब चीज़ें बहुत मुश्किल और उसको फिर आपने इसमें इनकम्पास किया, तो प्लीज़ कौन? जी आई मीन आई थिंक एक हमारे पास एक आइडिया होता है और इसमें अमेरिकनिश में एक कैरेक्टर है ऐसा, राइट, कि एक लड़की पाकिस्तान से आती है और उसका ख्वाब है कि भाई उसकी शादी हो किसी बहुत बड़े डॉक्टर के साथ। एंड ऑनेस्टली ये कैरेक्टर सब जो है हमारे एक्चुअल जिन लोगों को हम जानते हैं उनके ऊपर बेस किए हुए हैं, क्योंकि मैं किसी ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी ऐसी सोच है कि वो राइट दिस आर रियल स्टोरी। सो वो दिखाया है कि जब कि रियलिटी क्या होती है, आप जो सोचते हैं वो एक्चुअल रियलिटी से कितना डिफरेंट होता है। और दैट्स वन ऑफ द स्टोरीज, राइट। बाकी और दो और स्टोरी हैं दो बहनों की जो सारी उम्र जिन्होंने अमेरिका में गुजारी है और उनके क्या ख्वाब हैं और उनकी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि आई थिंक हर इंसान को हर जगह पे
डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अच्छा आयशा ये बताएगा कि जो वुमेन्स हैं, जो देसी ख़वातीन हैं, उनको अमेरिका में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, क्या मुश्किलात हैं उनके लिए? आई थिंक देखिए नॉर्मली जो मुश्किलात इंसानों के लिए हर जगह पे हैं कि आपने किधर पढ़ना है, आपने किधर रहना है, आपने कैसे पैसे कमाने हैं। आई मीन ऑफ कोर्स शादी का मसला है, सबको है, राइट? हम लोग के पेरेंट्स पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी हर कोई प्रेशर करता है भाई कि क्या हो गया, कितनी उम्र हो रही है, शादी क्यों नहीं हुई। सो दोज आर सम ऑफ द ऐसी थीम्स हम लोगों ने इस फिल्म में ली हुई हैं जो आई थिंक दे आर वेरी रिलेटेबल किसी के भी लिए, कहीं पे भी, अगर वो पाकिस्तान में है या वो इटली में है या यूके में है या अमेरिका में है। I love to see Dubey in the movie. Outstanding, especially Shanaz, the bubbly character. She is that person. It was amazing when we started talking to her about this role. We had a Zoom conversation with her, and she just was Amira. So it was perfect. कितना है ये कि obviously हम दोनों ममालिक के बीच में there is a tension, of course, right? Yeah. But हम यही कहते हैं whenever I travel abroad as well, ये हम बाहर जाके सीधे हो जाते हैं अपने ममालिक में आके ना we are at daggers there's strong. all this tension and you know अमेरिका में तो हम लोग जैसे इंडियन एक्टर्स हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, डायस्पोरा के जो भी हैं, we're all just family. You know, even when it was amazing, like Lilette, I've seen her my whole life, like she's amazing. And to act opposite her, and she's so generous, itni kind, I remember a scene where she was like, नहीं मैं ज़मीन पे बैठ रही हूँ क्योंकि आयशा की आईलाइन इधर होनी चाहिए, you know, कि उसकी आईलाइन बिल्कुल सही लगे, कैमरा इधर है, आप लोग नीचे से लो. Actually, this is one of the scenes that's in the trailer. It's a low angle. She's like, मैं इधर बैठ के और बिल्कुल कैमरे के साथ गर्दन टेढ़ी करके लाइनें दे रही हैं. She's a true artist, you know. Amazing, yeah. Please talk us through their profession. जो इंडियन जितने एक्टर्स हैं, we're super professional, amazing, you know, always prepared, and that's how, you know, I mean that's all मेरा तो यही एक्सपीरियंस है क्योंकि हम लोग भी इवन अमेरिका में भी हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि पूरी लाइनें याद करके सेट पे जाना चाहिए, जैसे स्पेशली इफ यूर थिएटर ट्रेंड. आई मीन मेरी तो सारी ट्रेनिंग शुरू में थिएटर से हुई, फिर उसके बाद मैं फिल्म और टीवी में आई, तो हम लोगों के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपको अपनी लाइनें आनी चाहिए और यू नो जस्ट बी प्रिपेयर्ड. अच्छा आयशा, आपने खुद भी इसमें किया है, आपका जो कैरेक्टर है वो क्या है? मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ऑफ कोर्स आल्सो बेस्ड ऑन रियल वुमेन, कि एक लड़की है जो कॉर्पोरेट लैडर अपने काम पे वो उसके ऊपर चढ़ना चाह रही है कि उसकी तरक्की हो, उसकी प्रमोशन हो, मगर शी स्टक इन अ मैन्स वर्ल्ड. ठीक है, क्योंकि एवरीवन अराउंड हर सब आदमी हैं और सब गोरे आदमी हैं और वो अकेली है जो नहीं है. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक शी अपने आप को वो छुपा रही है कि उनको पता ना चले कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कौन हूँ, बिकॉज इट्स ऑल्सो सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ट्रम्प, राइट, एंड व्हाट्स हैपनिंग इन द US राइट नाउ पोलिटिकली. सो दैट्स सॉर्ट ऑफ दैट. एंड देन फिर उसकी घर की लाइफ है, राइट. उसकी अम्मी है और शी इज़ द ब्रेड विनर, उसके अब्बू तो है नहीं, तो उसकी अम्मी है, वो घर चला रही है, एंड शी ऑल्सो वांट्स हर फ्रीडम. उसको ये भी है कि अब मैं घर से बाहर निकलूँ, मैं अपना भी कुछ करूँ, मैं सारी उम्र अपनी अम्मी के साथ घर पे ना रहूँ. और उसकी मॉम को ये भी है कि शादी क्यों नहीं हो रही लड़कियों, चलो सबकी शादी भी होनी चाहिए. सो देयर इज़ ऑल दीज प्रेशर्स. आई थिंक कि सोसाइटल प्रेशर्स हैं, कुछ फेमिलियल प्रेशर्स हैं जो हर किसी को होते हैं, राइट. ऐसा आपने इसमें एक ये भी सीन था कि एक अमेरिकन है और वो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो उसको नॉट रेशियली बट डिफरेंटली कल्चर्ड तरीके से उसको देख रहा है. बाहर रहते हुए जो कल्चरल शॉक्स हैं, यानी कि ये सारे मुल्कों में होते हैं बट स्पेशली इन अमेरिका, हमें बताइए कितना ज़्यादा, चाहे वो एशियन हो चाहे वो लैटिन अमेरिकन हो, कितना ज़्यादा उनको ये देखना पड़ता है कि यू आर नॉट फ्रॉम आवर कंट्री, get out of the country. Is it बहुत ज़्यादा? I mean डिपेंड करता है आप किधर रहते हैं. Look, मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, that's a bubble, ठीक है. न्यूयॉर्क में बहुत प्रोग्रेसिव लोग भी हैं और कुछ नहीं भी हैं, मगर मैं बली पड़ी हुई हूँ साउथ में, सदर्न स्टेट मिसिसिपी, राइट. बहुत डिफरेंट है, वहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं होता लोगों को. और आई थिंक कि पिछले 6-7 सालों में अमेरिका बहुत बदल गया, right? So it's more and more of like positive terms, no, not positive terms, right? As we see, I mean, आप लोगों को पता है कि क्या हो रहा है आजकल, right? लोगों के वीज़े निकाले जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बहुत
बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो एक्चुअली इट्स अगेंस्ट आवर यू नो फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑल दीज थिंग्स, राइट? वी कैन गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, दैट्स अ होल अदर कन्वर्सेशन। बट या आई थिंक होता है, अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, और कुछ लोग इसको अपना पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। या इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, यू नो हमारे पेरेंट्स उधर गए थे, वाज अ ड्रीम कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें, एंड आई थिंक वो अमेरिका कोई बहुत पुरानी बात है, वो बिल्कुल वो अमेरिका अब एग्जिस्ट ही नहीं करता मे बी। चलें, let's see that if these policies continue or not. Now, as a filmmaker, as an actress, you have your Pakistani roots, right? Then you have worked professionally in those in that country, जो rule करता है सिनेमा को, जो rule करता है स्क्रीन को। आपका इंटरेक्शन रहा है with the Pakistani filmmakers, with the Pakistani cinema people? Actually, absolutely. And what is the difference? क्या मतलब डिफरेंस तो बहुत ऑब्वियसली बहुत सारा डिफरेंस है, बट स्टिल आपने क्या आइडेंटिफाई कर पाया कि हम कहाँ पर हैं? फाइनेंसेस को एक तरफ कर दें जी, टेक्नोलॉजिकली एंड बाकी सारी चीज़ें। आई मीन बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्त हैं। एक्चुअली मैंने पाकिस्तान में कभी काम नहीं किया, मैंने काम किया 3 दफ़ा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे महरीन जब्बार के साथ, जब वो न्यूयॉर्क में शूट कर रही थी। शी इज़ द बेस्ट। महरीन इज़ सो अमेजिंगली टैलेंटेड, इट इज़ अ जॉय एंड अ ऑनर एंड अ प्लेजर टू वर्क विद हर। आई मीन वो इतनी, आई डोंट नो हाउ शी डज इट, शी इज़ जस्ट लाइक, देख भी उसको देखे ना भी ना, वो सुन के कह देती है कि ये डायलॉग सही नहीं था, चलो दोबारा से कहो। It's just, she's just amazing at everything, technically, all the things. So I mean, my experience has been amazing. In fact, the last thing I did, मैंने महरीन के साथ किया था ग्रीन टीवी के लिए, अभी कुछ महीने पहले जो रिलीज़ हुआ था यहाँ पे पाकिस्तान में, एंड इतनी डिफरेंट स्टोरी थी, और मेरे लिए पूरा उर्दू में काम करना, इट वाज सो, मैंने कभी किया ही नहीं था, यू नो। सो देयर इज़ ऑल दीज लाइक न्यू, एंड इवन ऑनेस्टली दिस कराची ये ट्रिप इतना अमेजिंग रहा है। मैंने अभी स्टैंड अप की उर्दू में जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की, कभी ज़िंदगी में नहीं की, एंड थैंक्स टू यू नो द कराची सोशल एंड नतालिया गुल हु रन्स इट एंड दैट टीम ओवर देयर, दे आर सो अमेजिंग। इट्स जस्ट लाइक मज़ा आता है कि आप एज एन आर्टिस्ट यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। और हमें मज़ा आया ट्रेलर देख के भी, और लोग जब फिल्म देखेंगे तो उनको भी बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच आयशा, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एट Divas as well. प्लीज कीप ऑन एंटरटेनिंग, प्लीज कीप ऑन मेकिंग गुड स्टोरीज। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच। तो जनाब, इसी के साथ ही अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।